वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो लेसन नंबर 20 ECO 401 का स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में है। मार्केट स्ट्रक्चर जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था 19 में, अब उसको कंटिन्यूएशन है। लिमिट प्राइसिंग इसमें सबसे पहला टॉपिक है। लिमिट प्राइसिंग क्या होती है? लिमिट प्राइसिंग, इफ़ अ फर्म इज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन द मार्केट, इट गॉट ग्रेजुअली द बिजनेस ट्रैक इन। अच्छा, ये तो इंग्लिश लिखी हुई है, मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ कि क्विकली आप कैसे इसको गेन कर सकते हैं। लिमिट प्राइसिंग ये होती है कि जब भी हम किसी एक मार्केट के अंदर हैं और एक मोबाइल मार्केट में चल रहा है 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी के साथ, ठीक है। एक नई कंपनी आती है जो 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी के साथ देती है, लेकिन उसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं 464, यानी कि जितनी भी हमारे पास स्पेसिफिकेशन है वो सेम है, लेकिन वो अगर प्राइस हाई करेगी तो क्या होगा कि लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। एक तो वो न्यू है मार्केट में इसलिए नहीं जाएंगे, और दूसरा ये है कि यार प्राइस बहुत हाई दे रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कम प्राइस पे वो सेल करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है उसको कम करना पड़ेगा, तो वो सरवाइव कर पाएगी, अदरवाइज़ वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। या तो वो मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है, मोनोपोली के अंदर जो है ना, लिमिट प्राइसिंग का कंसेप्ट चलता है कि मोनोपोली के अंदर अगर आपने एंटर होना है, किसी एक बंदे की इजारादारी है उसमें आपने एंटर होना है, तो उससे कम प्राइस पे आपको चीज़ बनानी होगी और सेल करनी होगी, ठीक है। यही बेसिकली लिमिट प्राइसिंग होती है। और उसके बाद आ जाता है एवरेज कॉस्ट कर्व। ये आपने जो है ना ये याद कर लेनी है चीज़ें इन दिस फिगर। ये जो बताया गया है कि ACE क्या कहलाता है, ACM, ये MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मोनोपोलीज एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। डिसएडवांटेजेस मोनोपोलीज के क्या क्या होते हैं? मोनोपोलीज प्रोड्यूस लोअर क्वांटिटीज़ एट हायर प्राइसेस, ठीक है। मोनोपोलीज क्या कर रही होती हैं कि क्योंकि उनको पता है कि यार हमारे कोई कंपटीशन के अंदर नहीं है चीज़, बनाने वाली इकलौती कंपनी हम ही है, हमसे ही लोगों ने परचेज़ करना है, यार हम क्यों उसकी जो है फ़िक्र करते हैं कि हमारा महंगा बनेगा, जितना मर्ज़ी महंगा बने, हमने तो सेल करना है उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट रखे। तो मोनोपोलीज़ का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है मार्केट का, नॉट कंपनी का, मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो लोअर क्वांटिटीज़ एट हायर प्राइसेस, ज़्यादा प्राइसेस पे कम क्वांटिटीज़ वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बरक्स अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या फिर ओलिगोपोली मार्केट के अंदर देखें तो उन्हें पता है यार हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमने कम से कम प्राइस पे चीज़ को तैयार करके कम से कम रेट पे सेल करना है, ठीक है। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल का मतलब यानी कि अगर 10 रुपये प्रॉफिट आपको परफेक्ट कंपटीशन या ओलिगोपोली मार्केट के अंदर हो रहा है, तो मोनोपोलिस्ट जो है वो 20, 30, 40, 50 रुपये प्रॉफिट ले रहे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन फर्म के लिहाज से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सरप्लस, अच्छा अब ये सरप्लस क्या होता है? सरप्लस प्रोड्यूसर एंड सरप्लस कंज्यूमर, ठीक है। ये दोनों जो है ना मोनोपोलिस्ट के अंदर अक्कर करते हैं, मोनोपोलिस्ट मार्केट के अंदर अक्कर होते हैं। अच्छा, सरप्लस होता क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि ये वो चीज़, एक प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ तैयार की है, ठीक है, वो मार्केट में जिस प्राइस पे सेल करना चाहता है और वो किस प्राइस पे सेल होती है, दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो वो बेसिकली प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। यानी कि वो सेल करना चाहता है मैक्सिमम किस प्राइस पे, लेकिन वो सेल किस प्राइस पे होती है या मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर सरप्लस होती है। लेट्स सपोज कि एक चीज़ है जो उसने तैयार की है, कोई भी फ्लावर, लेट्स सपोज फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर, ठीक है, वो उसने तैयार किया और वो सेल करना चाहता है 20 रुपये में, लेकिन उसका मार्केट प्राइस 18 रुपये चल रहा होता है। क्योंकि मोनोपोली है तो फिर उसने वो 20 रुपये में सेल करनी है, तो वो जो 2 रुपये का डिफरेंस है वो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। इसी तरह कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर वही फ्लावर्स को अगर उसकी खरीदने की जो सकत है वो 16 रुपये है, लेकिन मार्केट में उसको 18 रुपये का मिल रहा है, तो वो जो डिफरेंस होता है 2 रुपये का, वो कंज्यूमर सरप्लस के अंदर आ जाता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मोनोपोलिस्ट के अंदर ये अकर करता है। मोनोपोलिस्ट डू नॉट पे सफिशिएंट अटेंशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। उनको पता है कि भाई हमने जितना मर्जी जो है माल तैयार करना है, हमारा वो सेल हो जाना है, तो हम अटेंशन क्यों दें? डू नॉट पे सफिशिएंट अटेंशन, वो इतनी अटेंशन नहीं करते, नहीं पे करते, यानी कि इतनी ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते यार काम को,
टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ देयर एफिशिएंसी, यानी यार हमारा माल बेहतर हो जाए। उन्हें पता है हम चाहे घटिया बनाएं, हम चाहे 2 नंबर बनाएं, हमारे माल ने सेल हो जाना है। इसके बाद आ जाती है बात एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलीज। एडवांटेजेस बेसिकली 2 बेसिक एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि नेचुरल मोनोपोलीज जो हैं आर बेनिफिशियल फॉर एफिशिएंट फॉर सोसाइटी। जो नेचुरल मोनोपोलिस्ट हैं वो तो ठीक है, सोसाइटी के लिए बेहतर है। नेचुरल मोनोपोलिस्ट यानी कि जो कुदरती तौर पे एक जगह पे चीज़ निकल रही है, फॉर एग्जांपल हीरे एक जगह से निकल रहे हैं और उसके अलावा दुनिया से कहीं से नहीं निकल रहे, सपोज करते हैं, तो फिर वो हीरे दुनिया में सप्लाई कर रहा है, तो वो तो बेनिफिशियल ही है, ठीक है। वो नेचुरल मोनोपोलिस्ट कहलाता है। वो ज़मीनी कोई चीज़ निकल रही है ऐसे, या फिर कोई और चीज़। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मोनोपोली को होता है, जो कि वो प्रॉफिट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट टू सस्टेन अ प्राइस वॉर व्हेन ब्रेकिंग इनटू अ न्यू फॉरेन मार्केट्स। यानी कि वो अपनी अगर 2 चीज़ें हैं उसके पास, उस फर्म के पास, एक तो वो चीज़ जो कि जिसमें वो मोनोपोलिस्ट है यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, तो वो दूसरी ऐसी साइड पे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी मार्केट में वो चल रही है और परफेक्ट कंपटीशन के यहाँ, उसमें वो थोड़ा सा जो है ना बेयर करके लॉस को, लेकिन उसको फर्म को गिरा सकता है, उनकी जो अजारादारी है दूसरों की वो तोड़ सकता है और नई चीज़ें, नई इजादात लेकर आ सकता है मार्केट में। गवर्नमेंट रेगुलेशंस बेसिकली क्या होते हैं? गवर्नमेंट रेगुलेशन आपने अक्सर टीवी में सुना होगा कि इस बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ XYZ ने इतनी सब्सिडी दी है फर्म्स को, इतनी सब्सिडी आटे पे दे दी है, इतनी सब्सिडी जो है वो चीनी पे दे दी है यूटिलिटी स्टोर को XY। तो वो सब्सिडी एक्चुअली होती क्या है? सब्सिडी 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो ये कि वो जो भी चीज़ तैयार कर रहे होते हैं वो चीज़ पे जितनी उनको कास्ट आ रही होती है या रॉ मटेरियल जितना महंगा मिल रहा होता है, तो वो कास्ट थोड़ी सी गवर्नमेंट पे कर देती है, उनको दे देती है, प्रोडक्शन ही सस्ती हो जाती है, ठीक है। दूसरी सब्सिडी होती है कि जो उस पर वो टैक्स ले रही है, यानी कि गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है वो टैक्स जो है वो या फिर ले ही ना, या फिर नेगेटिव में खुद टैक्स देना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल अब एक आटे वाली मिल को एक आटे की बोरी 1000 रुपये में पड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो 640 रुपये में सेल करे, तो वो जो 360 रुपये का डिफरेंस है वो गवर्नमेंट खुद पे करेगी, उसको सब्सिडी कहते हैं। और उसको गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी कहते हैं कि वो किस आइटम के ऊपर कितनी सब्सिडी लगाना चाहती है और कितनी वो लगाती है, ठीक है। कि उनको क्योंकि कंपनीज जितनी भी फर्म्स है, फर्म्स बेसिकली कंपनीज को कहते हैं, जितनी भी फर्म्स है वो ये चाहती हैं कि हमारी मार्जिनल कास्ट और एक्चुअल ये एवरेज कास्ट पे हमारा जो है ना एवरेज रेवेन्यू आए, यानी कि मिनिमम मार्जिनल कास्ट के ऊपर और मिनिमम एवरेज कास्ट के ऊपर हमारा एवरेज रेवेन्यू की हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाए। लाइन का मतलब यहाँ पे मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप ये ग्राफ को समझें। इस ग्राफ के अंदर वो यही बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे जिक्र भी है, ये है जिक्र, आल्सो इन सेटिंग टू द एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। एवरेज रेवेन्यू एवरेज मार्जिनल कास्ट के ऊपर आकर कट करना, वो बेसिकली दोनों होता है। एवरेज रेवेन्यू बेसिकली उसकी प्राइस होती है